चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स पढ़ चुके थे। तो उसमें हमने देखा था कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनकी अलग अलग तरीके से कैसे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि वो कुछ नया नहीं है। जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट ही आपके बनते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमने वही सब सीखा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, कैसी भी अरेंजमेंट हो सकती है, किन्हीं को वायर से कनेक्ट करवा दिया, बैटरीज किसके बीच में लगा दी, ये सब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, हर एक सरफेस पे चार्ज बताओ। ठीक है, तो कुछ लोगों को उसमें डाउट था, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपको हर एक सरफेस पे चार्ज निकालना है इन अरेंजमेंट्स में जो हमने कल किया था, तो उसमें आपको एक अननोन पोटेंशियल मिलेगा x, वो आपको निकालना पड़ेगा सर्किट जब आप बनाओगे उससे। वही तो हमने किया था कि हमने सर्किट बनाया, उन सारे कैपेसिटर्स को लगाया, बैटरी लगाई और अननोन पोटेंशियल x माना। वो x हमने निकाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आधे लोगों को डाउट था सर ये कैसे निकालते हैं, ये सिखाया तो था मैंने उस एक एग्जांपल में कि वो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही x की वैल्यू निकालेंगे v की टर्म में। वो आ गया एक बार तो आपका हर प्लेट का पोटेंशियल आ गया और हर एक सरफेस पे क्या आ जाएगा, चार्ज। जो हाई पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव चार्ज, लो पोटेंशियल वहां पे नेगेटिव चार्ज। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। और जाते जाते हमने लास्ट में स्विचिंग प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि स्विच क्लोज करने के बाद बताओ कितना चार्ज आपका फ्लो करेगा, पाथ 1 2 3 इन सब से। ठीक है, आज वही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके स्विचिंग प्रॉब्लम के। कुछ नया नहीं है, मैंने कल भी बताया था, वही पुरानी चीजें हैं, पुराना सर्किट है हमारा, सर्किट सोल्व करना हमको आता ही है। ठीक है, बस क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, जैसे नीट 18-19 में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उनमें से नहीं है पर ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, मेंस में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना स्विचिंग प्रॉब्लम कैसे की जाती है, कल मैंने क्वेश्चन बताया भी था वैसे। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आरसी सर्किट। इस चैप्टर की जान, मतलब अभी तक मान सकते हो कि जितना हमने पढ़ा है फिजिक्स इस लॉकडाउन में ऑनलाइन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस के लिए स्पेशली आरसी सर्किट। मतलब उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आरसी सर्किट पे। ठीक है, और बहुत कंसेप्ट हैं उसमें, अच्छे से समझना। नीट वालों को भी समझना है, थोड़ी चीजें जो जितनी मैं बताऊंगा सिर्फ उतनी, उससे ज्यादा उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर मेन एडवांस वालों को पूरा आरसी सर्किट अच्छे से पढ़ना है, जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके। ठीक है, और कल परसों क्लासेस नहीं होंगी तो एग्जाम की तैयारी करो सैटरडे। ठीक है, फिर क्लासेस वापस रिज्यूम होगी आपकी मंडे से। ठीक है, और आरसी सर्किट का दूसरा लेक्चर मंडे को करेंगे और 2 लेक्चर और लगेगा डाइलेक्ट्रिक में। मतलब आज का मिला के आज 4 लेक्चर लगेंगे, तो 4 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक, चलो करें। तो 3 क्वेश्चंस हैं स्विचिंग प्रॉब्लम के बोर्ड पे, तो नोट करो, पॉज करो, नोट करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, हो जाएगा, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहले में है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग, find the charge flowing through each branch after closing the switch। इनिशियली स्विच ओपन था, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो बताओ हर ब्रांच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, स्विच को क्लोज कर दिया, इससे 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 सबसे। ठीक, इस बैटरी का वो नहीं दिया हुआ, ये मान लो अपने मन से 4 वोल्ट की। ठीक है, इसमें निकालना है आपको फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट कब, व्हेन द स्विच इज थ्रोन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। जैसे ही आप स्विच को 1 पोजीशन से 2 पे थ्रो करेंगे तो कितना हीट जनरेट होगा सर्किट में, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन। दिख रहा है सबको स्विच थ्रो करने का मतलब, समझ में आ रहा है? मतलब पहले ऐसा था सर्किट, ठीक है, पहले 1 पे था, पोजीशन 1 पे, अब ये होगा पोजीशन 2 पे, उधर से हट जाएगा ये पोजीशन 2। वो मैं अलग से डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट व्हेन द स्विच इज थ्रोन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। मतलब इनिशियली ऐसी पोजीशन में है, फिर यहां से
इसको शिफ्ट किया गया पोजीशन 2 पे। ठीक है, तो कैसे डायग्राम बनेंगे मैंने पहले ही बताया था। स्विचिंग में मेन दो चीजें हैं, इनिशियली आपको डायग्राम बनाना है और फाइनली स्विच किधर है उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। जो पूछा है वो आ जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो करने की। ठीक, और फिर उसके बाद आंसर मैच करो, सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखो क्या गलती हुई। चलो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली जब स्विच ओपन था, ठीक है, स्विच क्लोज आपने नहीं किया था, तो स्विच ओपन था तो क्या ये खत्म, इसका कोई यूज नहीं, ये तो ओपन है ना इधर से, तो इसका कोई यूज नहीं। तो क्या बचेगा आपका सर्किट। तो इनिशियली अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, 4-4 सीरीज, वो हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड, 8 नहीं, ध्यान देना कैपेसिटर है। ठीक, 10 और 2 एक दूसरे को अपोज कर रही हैं तो वो हो जाएगा 8 वोल्ट, और किसकी चलेगी, जो बड़े वाली है आपकी, मतलब 10 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक, अच्छा, तो 8 वोल्ट, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 8 वोल्ट, तो चार्जेस कितने आ जाएंगे बोलो, +16 और -16। ठीक है, मतलब सी इक्विवेलेंट आपका आ गया 2, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा आपका 16, तो इस पे भी कितना आएगा बोलो, +16, और इस सरफेस पे -16, इस पे भी +16 और इधर -16। कहां आएगा, इनर सरफेसेस पे, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं स्विच जैसे ही आपने क्लोज किया तब क्या होगा। ठीक, तो ध्यान से समझना, अब स्विच को आपने क्लोज कर दिया ये, तो क्या फाइनली कुछ ये डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि कितने चार्जेस उन पे आने वाले हैं। अब मैं ब्लू से चार्जेस लिखूंगा, इनिशियल जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं ये इनिशियल चार्जेस है जब स्विच आपने ओपन कर रखा था। ठीक है, अच्छा, अब आधों को डाउट होता है कि जब स्विच ओपन था तब चार्जेस क्यों आएंगे, स्विच ओपन होगा तो चार्जेस नहीं आएंगे ऐसा किसने बोला, चार्जेस आएंगे ना, बैटरी लगी हुई है आपकी, समझ रहे हो। बस स्विच जब ओपन होगा तब कुछ और सर्किट बनेगा डायग्राम, और स्विच जब क्लोज हो जाएगा तब कुछ और डायग्राम बनेगा। तो आपको वो दोनों डायग्राम्स बनाने हैं, स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद, तब जो पूछा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे इसमें करते हैं, देखो जैसे आपने क्लोज किया तो ये नया डायग्राम बनेगा, और जब ओपन था तब ये डायग्राम था, बीच की वायर नहीं होगी, 4-4 सीरीज होंगे 2, और 10 और 2 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 8, तो चार्जेस हमारे आ गए। कैसे, क्या समझ में आ गया। अच्छा, अब स्विच क्लोज कर दिया, आप बोलो कैसे चार्जेस निकालोगे। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन कल भी किया था। मान लो यहाँ का 0 वोल्ट तो यहाँ का 10, ये 0 तो ये भी 0, ये 10, ये 0 तो ये 2, ये 2, क्या चार्जेस आ जाएंगे, बिल्कुल। ध्यान से देखना पोटेंशियल डिफरेंस, आधे लोग गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, आप प्लस चार्ज ले लेंगे या माइनस, नहीं, ध्यान से देखो तो फाइनली राइट प्लेट आपकी हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा, C × V, वेयर C is 4, V is potential difference which is 2, तो कितना आ जाएगा बोलो, 8 माइक्रोकूलम। तो इस पे +8 और इस वाले पे आ जाएगा -8, समझ पा रहे हो। और इसकी अगर बात करें तो C × V, और ये लेफ्ट प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी, C था इसका 4, V है 10, तो दैट विल बी +40 माइक्रोकूलम, और इस पे -40। देखो सही है, अब मेरा पोटेंशियल का काम हो गया, अब इनको हटा दो। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये भी पूछता कि बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सब भी कर लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। अब बताओ क्वेश्चन क्या था, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच क्लोज करने के बाद हर ब्रांच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो देखो ध्यान से समझना, इनिशियली कितना था इस पे 16, फाइनली कितना हुआ 40, तो 16 से 40 मतलब चार्ज आया होगा कितना 24 माइक्रोकूलम आया, ताकि 24 ऐड हो तो 16 में 24 ऐड होगा तो कितना मिलेगा आपको 40। सिमिलरली 24 यहां से निकला होगा, है ना, तो पहले कितना था -16, 24 निकला तो कितना हो जाएगा -40, समझ रहे हो। अच्छा, इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से, इनिशियली कितना था +16, फाइनली कितना -8, कोई एक प्लेट देखो उसी से आपको आ जाएगा समझ में। तो इनिशियली था +16, फाइनली था -8, 16 से -8 हो गया मतलब चार्ज निकला होगा कितना 24 माइक्रोकूलम, क्योंकि 16 में से 24 निकलेगा तभी तो 16 - 24 कितना होगा -8, और इधर एंटर किया होगा कितना 24। ये भी क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करना है, इनिशियली कितना था -16, कितना ऐड हुआ उसमें 24, तो -16 + 24 + 8, खत्म। तो 24 इधर से आ रहा है, 24 इधर से आ रहा है, तो दोनों मिलके इधर जाएंगे
48 माइक्रोकूलम। तो वही उसने क्वेश्चन पूछा था, हर एक ब्रांच से बताओ कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा 24, 24 और 48। ठीक है, कुछ नया नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब वही पुरानी चीजें हैं। ठीक है, बस सर्किट आपको अच्छे से आना चाहिए, सर्किट थियरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। जिस पे हमने 2 लेक्चर लगाए उसको अच्छे से पढ़ो। व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, हर एक पे चार्जेस कैसे निकालते हैं, चार्जेस आते किधर है, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स। ठीक है, हर लेक्चर को ध्यान से समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ये नोट कर लेना पॉज करके, जिसका नहीं हुआ था, वैसे हो गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो कि इनिशियली स्विच आपका पोजीशन नंबर 1 में है, फाइनली स्विच पोजीशन नंबर 2 पे आपने किया, 1 से हटा के 2 पे किया। तो एक इनिशियल डायग्राम आपको बनाना है और एक बनाना है आपको फाइनल डायग्राम। ठीक, अच्छा, तो सवाल है फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट व्हेन द स्विच इज थ्रोन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ठीक है, और हीट क्यों जनरेट होगी वो मैं सिखा चुका चार्जिंग में। ठीक है, और हीट जनरेटेड का फॉर्मूला याद है सबको, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। याद है कि नहीं, हर चीज याद रखो। तो हीट जनरेटेड दैट इज गिवन बाय वर्क डन WD बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये है आपका हीट जनरेटेड का फॉर्मूला। और मैंने एक चीज बताई थी, हीट जनरेटेड ना तो जीरो हो सकती ना ही नेगेटिव हो सकती। अगर हो रही है तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, उसको देखो और उसको सही करो। ठीक है, चलो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ देखो। तो इनिशियल डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। इनिशियली स्विच किस पोजीशन में आपका 1 में, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझना, बहुत आधों को डायग्राम ही नहीं बनाने आते हैं। 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 10 वोल्ट, और ये है आपका इनिशियल डायग्राम। अब आधे बोलेंगे सर ये किधर गया, अरे इनिशियली देखो ना 1 में है तो ये रास्ता ही नहीं है इधर, तो ये वाला पूरा हटा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, अब 10 वोल्ट 2 माइक्रोफैरड, तो क्या ये चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल। कितना चार्ज आएगा बोलो? +20, और इस पे सॉरी -20। ठीक है, और फाइनली क्या डायग्राम बनेगा? फाइनली स्विच को किस पोजीशन में डाला आपने? 2 में, तो फाइनली ध्यान से डायग्राम बनाना। फाइनली कुछ ऐसा बनेगा, 2 माइक्रोफैरड, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये समझ आया? स्विच को देखो 1 से आपने 2 पे किया, तो ये 1 से 2 पे किया, तो यहां से हटा के आपने कहां किया? 2 पे, ये। ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं है तो वो उड़ा दिया, तो यही तो बनेगा, समझो। हाँ, अब आगे 10 - 4 6, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 6, तो चार्ज कितना आएगा बोलो? दैट विल बी +12 माइक्रोकूलम, तो +12 -12 कर लोगे? तो +12 आएगा लेफ्ट प्लेट पे, -12 आएगा राइट प्लेट पे। कैसे किया, समझ में आ गया? तो ये था इनिशियल सिचुएशन, ये है फाइनल सिचुएशन। इनिशियल मतलब स्विच जब पोजीशन 1 में था, और फाइनल मतलब स्विच जब पोजीशन 2 में था। पोजीशन 1 2 कौन सी है, समझ में आ रहा है? वो डायग्राम में ही बनी हुई थी, ये थी 1 और ये थी आपकी 2। कर लोगे आगे? अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। सवाल था हीट जनरेटेड बताओ कितनी होगी। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? चलो स्टेप्स याद है, वो सिखा चुका हूं मैं सब कुछ। कितना चार्ज है इस पे बोलो? +20। फाइनली कितना है? 12, तो कितना निकला होगा? 20 से कितना हुआ? 12, तो कितना निकला होगा बोलो? 8 माइक्रोकूलम। समझ रहे हो? और ये दोनों हटा के तो आप एक सिंगल ही लगा सकते हैं, कितनी? 6 वोल्ट की। देखो सही है क्या? और 8 माइक्रोकूलम ऐसा गया होगा, तो राइट प्लेट पे जब ऐड होगा, -20 था, -20 में 8 ऐड हुआ,
है ना, तो कितना हो गया आपका -12। ठीक, तो क्वेश्चन था वर्क डन, हीट जनरेटेड निकालो। अब आगे कर लोगे, तो हीट जनरेटेड विल बी वर्क डन बाय बैटरी निकालो माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करो और आंसर निकालो इसका कितना आ रहा है। चल आ गया, मैच करना आ ही गया होगा वैसे। तो कितना आया बोलो, वर्क डन बाय बैटरी बोलो, वर्क डन बाय बैटरी दैट विल बी, कितना चार्ज गया 8, कितना है ये 6, तो याद है ना फॉर्मूला Q इंटू वी, तो 8 इंटू 6 दैट विल बी 48। प्लस की माइनस ध्यान से समझना, चार्ज कैसा जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में ऐसा जा रहा है और नेगेटिव से ऐसा निकल रहा है, तो क्या आएगा वर्क डन माइनस, सिखाया था ना सब। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बोलो हाफ C विच इज 2 इंटू V², V कितना पोटेंशियल डिफरेंस था इनिशियली इसके अक्रॉस 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड दैट विल बी हाफ CV², तो हाफ C विच इज 2 इंटू V, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 6 वोल्ट, दैट इज 36। ठीक, अब आगे कर लोगे, हो गया सवाल खत्म। तो हीट जनरेटेड पूछा था उसने, सो हीट जनरेटेड विल बी वर्क डन बाय बैटरी दैट विल बी -48 माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड विच इज 36 माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड विच इज 100, तो 100 माइनस 84 दैट इज 16 यूनिट्स देख लेना। ठीक है, चार्ज आपका माइक्रो में है ना, तो माइक्रो जूल आपका आ जाएगा। कर लोगे, कुछ मुश्किल नहीं है ना, कुछ नया है, वही सब चीज है, बस स्विचिंग प्रॉब्लम नाम दे दिया क्योंकि इसमें स्विच का यूज हो रहा है। ठीक है, पहले किसी और पोजीशन पे था, बाद में किसी और पोजीशन पे है। ठीक है, बस और कुछ नया नहीं है, चीजें वही है। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, किसी को दिक्कत हो सकती है। तो सर्किट को अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियली स्विच पोजीशन 1 में था, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन था कि हीट जनरेटेड निकालो जब स्विच को 1 से 2 पोजीशन पे शिफ्ट किया गया। तो 1 से जब 2 पे आपने शिफ्ट किया तो क्या हुआ पहले तो वो देखो। तो इनिशियली जब आप डायग्राम बनाओगे तो स्विच पोजीशन 1 पे था। ठीक है, तो डायग्राम कुछ कैसा दिखेगा आपको जो मैंने इनिशियली बनाया, 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 10 वोल्ट की बैटरी। अब आधे बोलेंगे 4 वोल्ट की क्यों नहीं आई, तो ध्यान से सर्किट देखो, क्योंकि स्विच किधर है आपका पोजीशन 1 पे। ठीक है, तो उधर वाला तो कुछ आएगा ही नहीं ना। हाँ, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसके अक्रॉस, ऑब्वियसली 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट आता है ना, 0 10 0 10, तो इसके अक्रॉस 10, तो कितना चार्ज आ जाएगा C इंटू वी प्लस 20 माइनस 20। ठीक, फाइनली जब स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट किया गया, देखो ध्यान से, स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट किया गया, तब सर्किट कैसा बनेगा, ऊपर का 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि स्विच देखो 1 से 2 पे गया तो इसका ये ऐसे आधी होगी ना, तो इसका कोई यूज नहीं, इसको हटा दो तो कुछ ऐसा बनेगा। और मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिखा वो समझ में आ रहा है, 10 और 4 सीरीज में आएंगे और दूसरी चीज एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो 10 - 4 विच विल बी 6, और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जो बड़ी वाली बैटरी आपके उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा, 6 वोल्ट की बैटरी ऑब्वियसली 6 वोल्ट, तो चार्ज कितना C इंटू वी, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12 माइक्रो कूलम, तो प्लस 12 और ये हो जाएगा -12, तो कितना चार्ज निकलेगा आपका, सिंपल, इनिशियली था प्लस 20, फाइनली है प्लस 12, तो कितना चार्ज निकला होगा 8 माइक्रो कूलम, तो वही मैंने दिखाया, यहां इसमें भी बना सकते थे 8 माइक्रो कूलम। ठीक, राइट प्लेट से भी आप देख सकते थे कैसे, इनिशियली कितना था -20, 8 उसमें एंटर किया होगा तभी तो -20 + 8 -12 बचा। अब क्वेश्चन पे वापस आता है, क्वेश्चन पूछा था उसने हीट जनरेटेड निकालो, खत्म कहानी। कैसे, वर्क डन बाय बैटरी निकालो, सबसे पहले कितना चार्ज फ्लो किया 8 माइक्रो कूलम, कितनी वोल्ट की बैटरी 6, तो वर्क डन विल बी Q इंटू वी, तो 8 × 6 48, सिंपल। ठीक है, प्लस की माइनस, देखो चार्ज कैसा जा रहा है आपका, तो माइनस आएगा, सिखाया है ये सब। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ C इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो 100। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हाफ C इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, वी कितना फाइनली 6, कर लोगे सोल्व, हीट जनरेटेड आ गया। और ध्यान देना, हीट जनरेटेड ना तो कभी नेगेटिव होगा ना ही कभी जीरो होगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और हीट किस फॉर्म में जनरेट होगी सबको पता, चार्जिंग हो रही है तो रजिस्टर होगा ही होगा,
तो हीट जनरेट होगी ही होगी। ठीक, लास्ट कर लोगे खुद से? चलो तो लास्ट खुद से ट्राई करना और मुझे सेंड करना सॉल्यूशन। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, वैसे हो जाएगा, कुछ नया नहीं है। फिर से वही करो, ठीक है, मैं 2 डायग्राम आपको बना देता हूं इसके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करो और जो भी पूछा है वो निकालो। इसमें भी क्या पूछा है आपसे, हीट जनरेटेड बताओ कितनी होगी। सिंपल वही फंडा, इनिशियल डायग्राम बनाओ, फाइनल बनाओ। देखो इनिशियली कैसा होगा, स्विच किधर है आपका, पोजीशन 1 मतलब यहां, तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको। 3 ये और ये। अब तो समझ जाओ कैसे स्विच जब पोजीशन 1 में है तब कैसे ये डायग्राम बना, समझ रहे हो? देखो ना, ये वाला क्यों बनाना है। ठीक, अब स्विच को जब 2 पे लेके जाओगे तब बताओ क्या डायग्राम बनेगा, मतलब फाइनली, तो फाइनली कुछ ऐसा होगा। 3 ध्यान से समझना बहुत, 3 10 वोल्ट। देखो समझ पा रहे हो? अरे आया, खत्म। अब कर लोगे आगे? कुछ भी नहीं है अब आगे, चलो करा ही देता हूं, क्यों? ठीक है, खुद से भी ट्राई करना। देखो क्वेश्चन क्या है, हीट जनरेटेड बताओ। चलो देखो ध्यान से, इनिशियली देखते हैं क्या होगा। 3 पैरेलल 6, 3/2 नहीं, कैपेसिटर है। 3 पैरेलल 6, वो 6 ये 3 सीरीज, कितना हो जाएगा 18/9 2, तो सी इक्विवेलेंट आ गया आपका 2 माइक्रोफैरेड। तो कितना चार्ज जाएगा बोलो, 20 माइक्रोकूलम, सी इंटू वी। बिल्कुल। अब 20 में से देखो डिवाइड होगा, कैसा डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम तो चार्ज भी इक्वली जाएगा। तो 10 इधर जाएगा, 10 इधर, तो इस पे आ जाएगा +10, इस प्लेट पे आ जाएगा -10, सिमिलरली इस पे आएगा +10, ऊपर की प्लेट पे आ जाएगा -10, और ये दोनों मिलके 20, तो इस वाली पे आ जाएगा +20 और नीचे वाली पे आ जाएगा -20। सिंपल। अब फाइनली देखते हैं, फिर पता चल जाएगा हीट जनरेटेड कितनी होगी। फाइनली देखो, ये 3 पैरेलल 6, वो 6 ये 3 सीरीज, फिर से सी इक्विवेलेंट 2 ही आएगा ना। हाँ, तो कितना चार्ज आपका आएगा टोटल 20। ठीक, तो इस पे कितना आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली पूरा 20 का 20 +20, इस पे -20। अब 20 में डिवाइड होगा, तो क्योंकि कैपेसिटेंस सेम तो दोनों में सेम जाएगा, तो इधर +10, इधर -10, इधर +10 और इधर -10। कभी भी आप एक चीज नोटिस करोगे, जंक्शन से जो प्लेट्स कनेक्टेड है उन पे नेट चार्ज का सम 0 होता है, एक से निकलता है, बाकी 2 पे डिपॉजिट, ऐसा चलता है आपका। इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसलिए लगाते हैं हमारा। कभी भी किसी भी एग्जांपल में देखना जो आप खुद से भी सोल्व करोगे, जंक्शन से जितनी प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है सब पे नेट चार्ज का सम आपका हमेशा क्या होगा, 0। सिंपल, वो लॉजिकल है ना वो भी। अब आगे सवाल क्या था, हीट जनरेटेड, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा वर्क डन बाय बैटरी। तो यहां से बताओ कितना चार्ज फ्लो किया होगा स्विच को बदलने के बाद, कितना बोलो, ध्यान से देखो। इनिशियली इस प्लेट पे कितना था 10, फाइनली कितना आया 20, कितना चार्ज फ्लो किया होगा 10 माइक्रोकूलम। सो वर्क डन बाय बैटरी दैट विल बी Q इंटू V विच इज 10 इंटू 10, और इस बार पॉजिटिव आएगा तो 100 माइक्रोजूल। अब एक मजेदार चीज आप देखना, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड जब आप निकालोगे और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड जब आप निकालोगे, दोनों सेम आने वाली है। क्यों? आधे बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखना ध्यान से। इस प्लेट को देखो, इस प्लेट को देखो, चार्ज कितना है 10 10। इसको देखो, चार्ज कितना है 10 10। इस पे कितना है 20, और इनिशियली इस पे कितना है 20। बस आपस में ही चार्ज चेंज हुआ है आपका, समझ रहे हो? पर इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड जब आप निकालोगे Q²/2C से भी निकाल सकते हैं, पता है ना, ½ CV² या Q²/2C। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड में क्या आएगा,
Q square which is 100 divided by 2C which is 6, 100 by 6, और ये आएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 6 Q स्क्वायर बाय 2C, और फाइनल जब आप निकालोगे सेम एग्जैक्टली आएगा। जो एनर्जी इसने स्टोर की हुई थी वो एनर्जी ये स्टोर कर लेगा, जो एनर्जी इसने की थी वो इसी के पास है, जो इसने कर रखी थी वो ये कर लेगा। पर आपको फाइनली जब आप हीट जनरेटेड निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? हीट जनरेटेड विल बी वर्क डन बाय बैटरी विच इज 100 माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल, और इस केस में दोनों सेम है तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 100 माइक्रोजूल। कर लोगे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पास्ट ईयर में उठा के देखना, मेंस, नीट, एडवांस में भी इवन क्वेश्चन मिलते हैं इसके कि स्विच को यहां से यहां बदल दिया तो बताओ हीट जनरेटेड कितना होगा। कर लोगे सब क्वेश्चन? बस कंसेप्ट सीखो। फिजिक्स में मेन है आपको कंसेप्ट आने चाहिए, बस कंसेप्ट आ गए तो आपको हर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कभी भी रटना नहीं है फिजिक्स को, हमेशा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या कंसेप्ट है, चार्जिंग कैसे होती है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कैसे हम करते हैं, सारे कंसेप्ट सीखो। क्वेश्चन देखो जो भी हम करते हैं यहाँ पे, आप बुक से करते हैं, HCV से, बुकलेट से, कहीं से भी, वो कभी भी आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली कभी नहीं मिलेगा। किसी भी एग्जामिनेशन में सब नए सवाल आपको मिलेंगे। तो जब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं, कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। रट्टा मार के आप उस जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन कर लेंगे, समझ रहे हो, बस स्टेटमेंट चेंज हो गई, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो गई, डेटा चेंज हो गया, तो वो कर लेंगे आप। पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा दिया तो आप नहीं कर सकते। वो तभी कर सकते हैं जब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। तो रटने के पीछे मत भागो, जहां रटने की जरूरत है फॉर्मूला वगैरह वो रटो, पर मेन जो है वो कंसेप्ट सीखो, ठीक है। और उनका एप्लीकेशन, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो? समझ में आ गया? मजा आया? चल, तो ये था आपका स्विचिंग प्रॉब्लम्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आरसी सर्किट। क्वेश्चंस आज सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि आधा घंटा ही बचा है, तो क्वेश्चंस कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे को होगा उसमें करेंगे। और बहुत बड़े बड़े और बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं इसके, स्पेशली एडवांस में, ठीक है। नीट वालों को आज जो थियरी मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगला आधा घंटा, वो सारी थियरी उनको आनी चाहिए, ठीक है, सारी थियरी। चलो, हाँ, और दूसरी चीज, आज का लेक्चर मतलब अभी जो हम पढ़ेंगे, आधा लेक्चर जो होगा अभी आरसी सर्किट का, उसमें आपको दो चीजें आनी चाहिए। मैथ वालों को आती होगी नो डाउट, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ में भी पढ़ चुके हैं। तो उनको, मेडिकल वालों को स्पेशली मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन उनको पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उनको 2-3 इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आने चाहिए, जो आज यूज होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। आरसी सर्किट में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होगा, और बहुत अच्छे लेवल का नहीं है कि बहुत अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है, नॉर्मल है। बस आपको मैं रिमाइंड भी करवा दूंगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, आप अपनी नोटबुक्स में चेक कर लेना कि हाँ ये हमने पढ़ा था। ऐसा कोई हवा में सर नहीं लिख रहा है कि अपने मन से उन्होंने लिख दिया, ठीक है। पर इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए आरसी सर्किट पढ़ने के लिए, इंटीग्रेशन यूज होता है आपका, ठीक है। चल करे स्टार्ट। तो बहुत ध्यान देना, पूरा तन मन धन से आरसी सर्किट पढ़ना। तो नेक्स्ट इज आरसी सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। और ऐसा ही मिलता जुलता मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे, ईएमआई जब हम पढ़ेंगे, तब आएगा आरएल सर्किट, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था किसी लेक्चर में आपको कि सर्किट में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, बताया था ना। रजिस्टर हम पढ़ चुके करंट में, कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इंडक्टर हम पढ़ेंगे जब हम ईएमआई पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही आरएल सर्किट भी पढ़ेंगे, रजिस्टर और इंडक्टर एक साथ, ठीक है। तो यहां अच्छे से पढ़ लो तो वहां आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लगभग मिलते जुलते हैं दोनों, ठीक है। तो यहां एकदम फोकस करके अच्छे से पढ़ना एकदम, ठीक है। चल, तो आरसी सर्किट, तो इसका कुछ चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको। अगर आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर याद हो, मैंने लिखवाया था कहानी चार्जिंग की, याद है, लेक्चर नंबर 2 में, शायद 2 या 3 में, कि जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है, एक बैटरी की हेल्प से, ध्यान से समझना, बहुत कंसेप्ट आने वाले आज, ठीक। सपोज
हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, ठीक, और ये बैटरी है जिसका EMF है V। तो जब भी हम इस बैटरी की हेल्प से इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो बीच में हमारा क्या होता है, रजिस्टर होता ही है, जिसकी वजह से हीट भी जनरेट होती है। वो हीट कितनी जनरेट होती है वो भी हम सीख चुके हैं, सब कुछ समझ रहे हो। पर मैं सर्किट में बनाता नहीं था, मैंने बोला भी था कि आरसी सर्किट, आर जो होता है वो जब सी चार्ज होता है तब आर होता ही होता है, पर मैं सर्किट में नहीं बनाऊंगा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज अब आ गई आपकी आंखों के सामने, आरसी सर्किट, ठीक। तो थोड़ी पुरानी चीजें रिवाइज करते हैं जो हमने चार्जिंग में पढ़ी थी, ध्यान से समझना, ध्यान से बहुत। इनिशियली क्या सिचुएशन होती है आपकी, ध्यान से सुनना। इनिशियली ये 0, ये V, ये V तो ये भी V, ये 0 तो ये भी 0। क्या इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है? बिल्कुल, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। अगर कैपेसिटर अनचार्ज्ड है मतलब Q0 है, तो क्या यूज करोगे, Q इज इक्वल टू CV। Q0 तो V भी कितना, 0, मतलब इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो ये 0 तो ये भी कितना, 0, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ जाए, 0। ये सब हम पढ़ चुके हैं चार्जिंग में, है ना। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी का EMF है, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, रजिस्टर के अक्रॉस, है ना। तो कितना करंट आपका फ्लो कर रहा होगा, दिस करंट फ्लोइंग विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस V डिवाइडेड बाय R। समझ रहे हो? अच्छा, एट एनी टाइम t, सिखाया था ये सब मैंने, जिसको नहीं आता है वो सेकंड लेक्चर या थर्ड जो जिसमें भी था, सेकंड में ही था शायद, वो वापस जाके देखे चार्जिंग कैसे होती है। तो मैंने बताया था कि अब जब आप धीरे धीरे देखेंगे तब आपका करंट जो है वो डिक्रीज करेगा और कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है वो इंक्रीज करेगा। इनिशियली 0 था कैपेसिटर पे चार्ज, पर धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे टाइम पास होगा आपका, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर करंट जो रजिस्टर से पास कर रहा है वो आपका कम होता जाएगा। इनिशियली सबसे ज्यादा था V/R, ठीक है, क्योंकि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसके ऊपर चार्ज बढ़ने लगेगा और रजिस्टर कप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा। तो मैंने ये चीज बताई भी थी, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं वो मैं आरसी में बताऊंगा। तो वही इक्वेशंस हमको डिराइव करनी है इसमें, और सबको वो इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, बढ़ता है वो सबको पता है। मैंने सिर्फ इतना बताया था चार्जिंग में कि बढ़ता है, इंक्रीज होता है लगातार, और करंट लगातार क्या होता है आपका, डिक्रीज, सिर्फ ये बताया था। मैथमेटिकली कैसे होता है वो हम डिराइव करेंगे आज आरसी सर्किट में, ठीक है। तो जब आप किसी टी टाइम पे देखेंगे तो ये सब भी मैंने बताया था उस टाइम, ये R, ये आपका कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C, और ये आपकी बैटरी V वोल्ट की, ठीक है। अब जैसे ही आप टी टाइम पे देखोगे तो इस पे कुछ चार्ज आ गया होगा, +Q, और इस पे -Q। समझ रहे हो किधर आता है वो, इनर सरफेस पे सबको पता है। छोटा Q मतलब जनरल चार्ज मैंने लिखा किसी टी टाइम पे, और स्टेडी स्टेट पे क्या आता था याद करो, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे क्या होता था, ये R, ये आपका C, ये बैटरी V वोल्ट की, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता था, इस पे चार्ज मैक्सिमम हो जाता था +Q और इस पे -Q, और ये Q कितना होता था आपका, वो होता था C × V, ठीक है। और स्टेडी स्टेट अचीव होने का मतलब क्या है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब करंट जो है वो आपका 0 है, सब बताया था मैंने। चल, तो हमको तो किसी टी टाइम की बात करनी है, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, करंट टाइम के साथ कैसे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैं जनरल बात करूंगा किसी टी टाइम की, करे स्टार्ट। चलो अब ध्यान से देखो, ये अगर मैं 0 पोटेंशियल मानता हूं तो ये कितना V, ये कितना V, ये 0 तो ये कितना 0। अब मुझे बताओ कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q/C, और चार्ज कितना माना आपने, Q, तो यहां पे आ जाएगा आपका Q/C। चेक करो कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C - 0 विच इज Q/C, और वही होना चाहिए, ठीक।
क्या इस टाइम कुछ करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल, पहले जितना तो नहीं करेगा, t0 पे तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, पर कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा नहीं है जीरो हो जाएगा। जीरो यहां पे होगा स्टेडी स्टेट, बहुत लंबे टाइम के बाद। मैंने बताया था मैथमेटिकली वो इनफाइनाइट टाइम पे आएगा, ये भी मैंने बताया था। अब आज प्रूव भी करेंगे कि हाँ वो एक्चुअल में इनफाइनाइट टाइम पे आता है आपका। ठीक है, चलो देखो, तो करंट कितना होगा बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो V और ये Q बाय सी, सो दैट विल बी V माइनस Q बाय सी अपॉन रेजिस्टेंस R। शायद ये सब भी मैंने बताया था। अच्छा, अब क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सी एलसीएम CV माइनस Q अपॉन आर सी। अब बहुत ध्यान से आगे समझना। तो करंट कितना आ गया आपका किसी t टाइम पे? ये आई क्या है? दिस इज द करंट एट एनी टाइम t। कितना आया? CV माइनस Q बाय आर सी, वेयर Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। ठीक है, अच्छा, अब I को क्या लिखें बोलो? I आपका हो जाएगा dq बाय dt, ये तो पढ़ ही चुके हो आप। दैट इज CV माइनस Q बाय आर सी। अब मैंने यही बोला था कि आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, और नीट वालों के लिए तो सॉरी मेंस वालों के लिए, मैथ वालों के लिए तो ये बच्चों वाली चीज है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, पर नीट वाले लोग ध्यान देना कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब आप देखोगे तो कैसे आएगा इसका? Q वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, सो दैट विल बी dq अपॉन CV माइनस Q, दैट इज इक्वल टू dt बाय आर सी। आप आर सी इधर भी ला सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। R इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, C इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करें? इंटीग्रेशन। क्या किया है ये पता है ना आपको? क्योंकि इंटीग्रेशन आपको कभी भी करना है तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको सारे वेरिएबल्स एक तरफ करने पड़ेंगे। तो ये जो Q वाला वेरिएबल है ये सारे एक तरफ आए, टाइम वाला एक तरफ ले। टाइम का तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, बस आरसी था, वो तो बेचारा कांस्टेंट है, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका इंटीग्रेशन से बाहर आने वाला है। ठीक है, अब जब लिमिट आप डालोगे, ध्यान से लिमिट देखना, तो t0 पे, मतलब t0 मतलब इनिशियली, t0 पे चार्ज कितना है आपका? जीरो, ऑब्वियसली, क्योंकि इनिशियली एट t0 कैपेसिटर वाज अनचार्ज, तो t0 पे q कितना था? जीरो। किसी जनरल t टाइम पे चार्ज हमने कितना माना? q। वही हम मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं, q t के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक, अब आते हैं इसके इंटीग्रेशन पे। अब ध्यान से अगर इसका इंटीग्रेशन देखोगे तो कितना आएगा? दैट विल बी ln CV माइनस Q, और Q का जो कोफिशिएंट है -1 वो डिवाइड में, मतलब माइनस आगे आ जाएगा। लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू Q, दैट इज इक्वल टू dt बाय आर सी। 1 बाय आर सी तो वैसे ही कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt दैट विल बी t, लिमिट 0 टू t। अब आधे बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन ये कैसा है, तो उनको मैं बता देता हूं, अपनी नोटबुक्स में चेक करना, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। क्या? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, अच्छे से पढ़ाया होगा ये आप लोगों को। दैट इज ln ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में, दैट इज a। ठीक है, जिसको नहीं आता है लिख लेना साइड में, और स्पेशली नीट वाले लोग, ठीक है, मैथ वाले तो ये सब तो पढ़ते ही है। तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आपका होता है ln ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट होगा आपका a। ठीक है, चल, तो इसका इंटीग्रेशन ये कैसे हुआ, ध्यान से आप देखो, dq अपॉन CV माइनस क्यू, तो यही फॉर्म है आपकी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, तो ln CV माइनस क्यू, ठीक, डिवाइडेड बाय q का ये जो कोफिशिएंट है -1, ये नीचे, तो डिवाइड बाय -1, तो ऊपर ही लिख सकते हैं उसको। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आपको पता है इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, चेक कर लेना, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब लिमिट जब आप डालोगे तो कितना आएगा? -ln CV माइनस क्यू, ठीक, माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, दैट विल बी -ln CV माइनस क्यू की जगह हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू t बाय आर सी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो दैट विल बी ln CV माइनस ln CV माइनस Q इज इक्वल टू t बाय आर सी।
ठीक है, अब और सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो कितना होगा ये, दैट विल बी ln a माइनस बी, तो cv अपॉन cv माइनस क्यू इज इक्वल टू टी बाय आर सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, cv माइनस क्यू बाय cv इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। कर सकते हैं, बिल्कुल उल्टा किया है इसको। अब दोनों साइड अगर log हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, सो cv माइनस क्यू बाय cv दैट विल बी e रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सपोनेंशियल लेंगे तो आपका log क्या होगा, गायब हो जाएगा। सो कितना आएगा आपका, cv माइनस क्यू बाय cv इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो आंसर आने वाला, cv बाय cv 1 माइनस क्यू बाय cv इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। So q by cv is equal to 1 minus e raised to the power minus t by rc। ठीक है, तो q फाइनली आपका जो आपको याद करना है दैट इज cv इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय rc। ठीक है, ये है आपका फाइनल रिजल्ट। तो चार्ज जो है कैपेसिटर के ऊपर वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, पहली चीज वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, और कितनी कैसी इक्वेशन आती है, cv इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, वेयर c इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, v इज EMF of the battery, t is time, r is resistance, c is again capacitance and q is the charge at any time t। तो किसी भी t टाइम पे चार्ज एक्सपोनेंशियली आपका वेरी करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करता है। कैसे, ध्यान से देखो, टाइम जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो e की पावर माइनस में है तो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी। सही है, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो 1 में से ये जो माइनस हो रहा है ये वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, और क्रॉस चेक करना है तो और चेक करते हैं। देखो t0 पे चार्ज कितना होता है आपका, 0 बताया था, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता है। t0 डालो, मैथ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मेडिकल वालों को इसमें, तो e की पावर 0 विच इज 1, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है आपकी, 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 0, तो चार्ज कितना आ जाएगा, 0। ठीक, और मैंने एक मजेदार चीज बोली थी अगर आपको याद हो, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको आज सीखने को मिलेगी, क्या कि फाइनली जो चार्ज हम कैपेसिटर के ऊपर लिखते हैं वो CV लिखते हैं और बोलते हैं कि वो चार्ज मैक्सिमम होता है। मतलब अगर हम बात करें Q मैक्स की, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो कितना होता है आपका, CV, है ना। देखते हैं वो कौन से टाइम पे आता है, उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते थे ना, देखते हैं किस टाइम पे आता है। T को इन्फिनिटी डालो तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब 1 बाय e की पावर इंफिनिटी, और e मतलब 2.718, उसकी पावर क्या लगी आपकी, इंफिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं, q इज इक्वल टू CV 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर t बाय आर सी, e की पावर माइनस t बाय आर सी को ये लिख सकते हैं। t इनफाइनाइट जब आप डालोगे तो ये हो जाएगा e की पावर इंफिनिटी। ठीक है, e की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0, तो चार्ज आपका कितना आ जाएगा, CV। तो एक मजेदार चीज देखो कि मैथमेटिकली जब आप देखोगे तो मैक्सिमम चार्ज आने में कितना टाइम लगता है आपका, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो आधे लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जब भी कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे बैटरी से तो बैटरी तो उसको इनफाइनाइट टाइम में पूरा चार्ज कर रही है ना, तो फिर वो हमारे किस काम का, हम कैपेसिटर को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि जब एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो इंस्टेंटेनियसली दे सकता है ना, वो काम बैटरी नहीं करती है। चलो ठीक है, वो बात हमने मान ली कि बैटरी धीरे 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 एनर्जी सप्लाई करती है, चलो बिल्कुल ठीक। पर आधे लोग सोच सकते हैं कि सर जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है, जब चाहिए होगी वो दे देगा, ये भी ठीक है, पर जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा है। बैटरी कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने में, पूरा चार्ज मतलब CV स्टेडी स्टेट आने में कितना टाइम लग रहा है बैटरी को, इनफाइनाइट टाइम। तो आधे लोग बोल सकते हैं सर इनफाइनाइट टाइम तक कौन बैठा रहेगा, है ना, मतलब हम ये थोड़ी ना देखते रहेंगे अब इनफाइनाइट टाइम हो गया है, अब चार्ज मैक्सिमम हो गया होगा इस पे, समझ रहे हो। तो होता क्या है, अब ध्यान से सुनना, कैपेसिटर 0 से 99% चार्ज होने में, 99 मतलब 0.99 CV, समझ रहे हो,
या 99.99 भी अगर आप बात करें, मतलब 0.9999 CV, यही आएगा ना। हाँ, तो जब आप मैथमेटिकली निकालेंगे, अभी मैं प्रूव भी करूंगा वो चीजें, कि जब आप मैथमेटिकली देखोगे तो दो चीजें आपको देखनी है, और क्वेश्चंस भी आते हैं उसके, एचसी वर्मा में भी मिलेंगे, बुक्स में भी मिलेंगे। क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्टली, बताओ 63% कब चार्ज हुआ कैपेसिटर, ठीक है, टोटल चार्ज का। तो टोटल चार्ज का 63% मतलब 0.63 CV, क्योंकि टोटल चार्ज कितना आना मैक्सिमम CV, उसका 63% मतलब 0.63 CV। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है बताओ 63% चार्ज कब होगा, ठीक। फिर बी पार्ट उसका पूछता है बताओ 99% चार्ज कब होगा। तो अब आप एक मजेदार चीज उसमें देखोगे, क्या कि कैपेसिटर को 0 से लेके 99% चार्ज होने में बहुत कम टाइम लगता है, लगभग मिली सेकेंड्स, ठीक है। मिली सेकेंड्स मतलब 10⁻³ सेकंड की रेंज का, 0.001 सेकंड की रेंज का। सोचो कितना छोटा टाइम है। मतलब जैसे आपने बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया, कैपेसिटर 99% चार्ज 0.001 सेकंड में होता है, ठीक। और एक मजेदार चीज देखने को मिलती है कि कैपेसिटर फुली चार्ज कभी हो ही नहीं पाता। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि T इनफाइनाइट डालोगे तब आपको Q मैक्सिमम मिलेगा, मतलब CV मिलेगा, सही है। और T इनफाइनाइट का मतलब क्या, कभी आया ही नहीं वो टाइम, तो समझ रहे हो। तो मतलब कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज होता ही नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं कि कैपेसिटर 99% चार्ज हो गया तो वो फुली चार्ज हम मान लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली देखोगे आप तो कभी भी कैपेसिटर फुली चार्ज होता ही नहीं है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके चार्ज होता है। समझ रहे हो। तो हम इनफाइनाइट टाइम तक थोड़ी ना बैठे रहेंगे, 10 दिन 20 दिन थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाया तो 99% चार्ज या 99.5 99.6% चार्ज वो बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी मतलब 0.001 सेकेंड में, 0.003 सेकेंड्स में, मतलब 1 सेकेंड का 1000 पार्ट। समझ रहे हो। तो इतना जल्दी वो 99% चार्ज होता है। पर एक दिक्कत है उसके साथ कि जब 99 से आप 100 देखोगे, 100 तो एक्चुअली कभी आएगा ही नहीं, या 99 से 99.9 देखोगे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपका। मतलब कैपेसिटर 0 से 99 तक जितना जल्दी चार्ज होता है, 99 से 99.9 होने में उससे कई गुना टाइम लगता है, और 100 तो कभी होता ही नहीं है। तो हम क्या मानते हैं कि जैसे ही आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाया तो अगर वो बहुत छोटे से टाइम में 99% चार्ज हो जाता है ना, उसी को हम मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गई है। समझ रहे हो। अब क्लियर हो जानी चाहिए वो चीज। स्टेडी स्टेट में देखो हम एक्चुअली में करना क्या है, हमको हम मानते हैं कि स्टेडी स्टेट पे चार्ज होता है CV, ठीक। स्टेडी स्टेट कब अचीव होती है, मैथमेटिकली देखोगे तो इनफाइनाइट टाइम पे, मतलब कभी होगी ही नहीं स्टेडी स्टेट अचीव, ठीक है। तो हम मान क्या लेते हैं, हम अपने खुद से क्या मान लेते हैं कि कैपेसिटर अगर 99% चार्ज हो गया मतलब स्टेडी स्टेट आ गई, ठीक है। मतलब फुली चार्ज मान लेते हैं उसको। एक्चुअल में 100 नहीं हुआ, 99 ही हुआ है, पर उसको हम फुली चार्ज मान लेते हैं। समझ रहे हो। और फिर एनर्जी उसने स्टोर कर ली और जब चाहिए होगी वो एनर्जी इंस्टेंटेनियसली रिलीज कर देगा आपका, ठीक है। चलो अभी 10 मिनट और बाकी है तो थोड़ा सा आगे और देखते हैं। तो ये अच्छे से नोट कर लो सब लोग। और मतलब ये तो सबको आना ही चाहिए, चार्ज टाइम के साथ कैसे इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है हमको बहुत पहले से पता था, लेक्चर 2 से पता था, पर कैसे इंक्रीज करता है वो आज हमने देखा। तो Q इज इक्वल टू CV। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इधर देखो आगे। और मैथ वाले लोग स्पेशली उनको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि वो ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो किसी भी T टाइम पे चार्ज विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल q कितना होता है, CV 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस t/RC, ठीक है। ऊपर साइन माइनस है, ध्यान देना, प्लस नहीं है। यहाँ पे प्लस होता तो एक सिंपल सी चीज आपको समझ में आती कि टाइम बढ़ाओगे e की पावर बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो 1 में से जो माइनस हो रहा है बढ़ रहा है तो ओवरऑल तो कम होगा ना, तो इसलिए साइन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारा बढ़ता जाता है टाइम के साथ, ठीक। अच्छा ये CV क्या है आपका, ऑब्वियसली मैक्सिमम चार्ज। तो इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, Q इज इक्वल टू Qmax इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। तो जो आपको अच्छा लगे उसके आप याद कर लो, ठीक है। Qmax इज बेसिकली मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कितना होता है, C इंटू V। अब अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बार पूछा जाएगा, चार्ज वर्सेस टाइम।
एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब एक मजेदार चीज आपको ग्राफ से भी दिखेगी। ठीक है, देखो बढ़ रहा है ना लगातार और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, दिख रहा है एक्सपोनेंशियली चार्ज आपका बढ़ रहा है। अब एक मजेदार चीज देखो, ये हर बार वो पूछता है कितना 63% ऑफ टोटल, मतलब 0.63 CV। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइम आता है T1, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और ये वाला टाइम, ये वाला 99% मान लेते हैं। ठीक है, मतलब 0.99 CV, इसमें भी कुछ टाइम लगता है T2। तो आपने एक चीज अगर ध्यान से नोटिस की तो 0 से लेके 99 बहुत जल्दी वो हो जा रहा है, क्योंकि ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो 0 से लेके 99% चार्ज कैपेसिटर बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब ये जो T2 की वैल्यू आएगी ये आपकी मिली सेकेंड्स में आती है, या 10⁻⁻² सेकेंड्स की रेंज में आती है आपकी। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी आपका 99% हो रहा है। पर अगर आप ग्राफ को और आगे एनालाइज करेंगे तो देखो ग्राफ अब जो है वो ऐसा हो गया, मतलब चार्ज बहुत धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे। मतलब इसको थोड़ा और एक्सटेंड करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब 99 से 100 होने में जमाने बीत जाएंगे, मतलब 99 से कभी 100 हो ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? टाइम तो बढ़ रहा है हमारा, पर जब आप ग्राफ देखोगे तो चार्ज हमारा बढ़ ही नहीं पा रहा है। 0 से 99 तक देखो बहुत जल्दी बढ़ा और टाइम भी बहुत कम लगता है हमारा, पर 99 से अगर आप 100 देखें, समझ रहे हो, 99 से जब आप 100 देखेंगे तब आप एक चीज देखोगे कि चार्ज जो है वो बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है। देखो चार्ज ये वाई एक्सिस पे है, तो चार्ज देखोगे तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है आपका। मतलब 100% तो कभी चार्ज होता ही नहीं है वो, इसीलिए हम 99% पे ही मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गई है, कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो चुका है। समझ रहे हो? अरे बोलो पक्का? तो ये ग्राफ जो है वो आपको सबको आना चाहिए, और स्पेशली मैथ्स वाले लोगों को। नीट में इतना नहीं पूछता है, नीट में सिर्फ क्या पूछेगा, बताओ 63% कब चार्ज हुआ, टाइम निकालो। तो वो क्यू को क्या डाल दो 0.63 CV, एलन वेलन सोल्व कर लेना, एलन आपको आता ही होगा केमिस्ट्री में। आर रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल दो, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जो उसने पूछा। इससे मुश्किल नीट में नहीं आएगा। तो जो जो नीट वालों को पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, पर मैथ वालों को हर चीज पढ़नी है, ग्राफ्स, वेरिएशंस, क्यू टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, और एक चीज नोटिस करो कि 99 से 100 होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हो 0 से 99 होने में जितना टाइम लगा, 99 से 99.9 होने में उससे कई गुना टाइम लगेगा। मतलब 0 से 99% चार्ज होने में अगर T1 टाइम लगा और 99% से 99.9% होने में T2 टाइम लगा, तो T2 जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा T1 से। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है चार्ज तो बढ़ रहा है नो डाउट, और मैंने चार्जिंग में भी आपको डिटेल में बताया। अब आप फील लो कि वो चीजें जो हमने पढ़ी वो सही थी और वो यहां पे हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो चीजें हमने क्या पढ़ी थी मैं बताता हूं, कि जब आप एक चीज नोटिस करोगे कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है चार्ज बढ़ रहा है, नो डाउट सबको पता है, पर जिस रेट पे चार्ज बढ़ रहा है वो रेट आपका डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज आई वॉज डिक्रीजिंग। याद आया? आई अगर आपका डिक्रीज कर रहा है मतलब dq/dt डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने बताया भी था वहां स्पेशली कि आई डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है। आई डिक्रीज होने का मतलब है जिस रेट पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो रेट आपका डिक्रीज हो रहा है। कंफ्यूजिंग हो गया ना? जिस रेट पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो रेट आपका डिक्रीज हो रहा है। नहीं समझे? समझ गए होगे? तो वो यहां से हमको दिख रहा है, देखो 0 से 99 बहुत जल्दी हो रहा है और 99 से अगला चार्ज आपका बहुत धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज के इंक्रीज होने का रेट आपका बहुत कम है। ठीक है, और 100 तो बेचारा कभी हो ही नहीं पाता, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है उसको 100% चार्ज होने में। कोई डाउट यहां तक? तो चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब आगे देखो, आगे इसके बाद और वेरिएशंस देखते हैं। चलो तो अभी 5 मिनट और बाकी है।
तो चार्ज के साथ साथ करंट का भी वेरिएशन देख लेते हैं। तो चार्ज का कैसा वेरिएशन है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान से देखो, अगर आपको यूनिट डायमेंशन से याद हो तो एक चीज पता होगी, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो डायमेंशनलेस होते हैं आपके, ठीक है, पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका डायमेंशनलेस है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, आरसी की जो यूनिट होगी, आर इंटू सी की, तो आरसी की जो यूनिट होगी वो आपकी टाइम के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या होता है, डायमेंशनलेस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस, तो नीचे वाली की जो यूनिट होगी वो भी टाइम होनी चाहिए, ताकि टाइम बाय टाइम कैंसिल होके डायमेंशनलेस आपका बने, ठीक है। अब एग्जाम्स में चाहे वो मेंस हो चाहे वो नीट हो, डायरेक्टली आरसी की यूनिट बहुत बार पूछ चुका है। तो अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, आरसी की यूनिट निकालने के लिए आर की अलग से डायमेंशंस निकालेंगे, v इज इक्वल टू आई आर से कुछ, तो c की अलग से निकालेंगे, q इज इक्वल टू सी वी से, फिर उसको सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो, और फिर सॉल्व करके फाइनली जब वो चेक करेंगे सारी m l ये सब जब कैंसिल हो जाएंगे तो उनको दिखेगा फाइनली t1 आया। तो इतना बड़ा करने से अच्छा ये सब चीजें याद रखो कि आरसी कुछ तो था हमारा, समझ रहे हो। तो आरसी सर्किट में जो आरसी होता है, आर इंटू सी, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, इसकी जो यूनिट होती है वो टाइम की यूनिट के इक्वल होती है। मतलब इसकी जो यूनिट आती है वो आपकी सेकंड्स या मिली, जनरली मिली सेकंड्स में रहती है, समझ रहे हो, ठीक है। और डायमेंशंस की अगर बात करें तो आरसी की डायमेंशंस कितनी होगी आपकी, ऑब्वियसली t1। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसका पूछ चुका है, बुक्स में भी आपको मिलेगा, आरसी की यूनिट बताओ, तो आरसी की यूनिट क्या होगी आपकी, टाइम। तो बड़ा सा फॉर्मूला यूज करके आपको आरसी की यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो आरसी है इसको एक नाम बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। अगर हमारे पास कोई आरसी सर्किट है तो उस आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके, मेंस में आपको दिखेंगे, एचसीवी में आपको दिखेंगे, नीट की बुक में भी दिखेंगे, आरसी सर्किट दे देगा और बोलेगा बताओ इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, समझ रहे हो। तो टाइम कांस्टेंट किसी भी आरसी सर्किट का कितना होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। क्वेश्चंस भी इसके करेंगे, आज तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आरसी को बेसिकली बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, विच इज डिनोटेड बाय टाउ, बुक्स में आपको मिलेगा टाउ। तो आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो टाउ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो टाउ इज बेसिकली आरसी, ठीक है। यूनिट क्या होगी, मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स वो क्वेश्चन बनाने वाले का मन। अब इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, करंट आज नहीं करते, आज इसी पे बात करते हैं, 2 मिनट बचा है अभी। तो टाउ का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ा, क्या है वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो आपके पास 2 आरसी सर्किट दिए हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 आरसी सर्किट हैं, एक सर्किट 1 दूसरा सर्किट 2, ठीक है, एक का टाइम कांस्टेंट है सपोज 4 मिली सेकेंड्स, एक का टाइम कांस्टेंट है सपोज 5 मिली सेकेंड्स। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा आरसी सर्किट जिसका टाइम कांस्टेंट 4 मिली सेकेंड्स होगा उसमें कैपेसिटर को चार्ज करना ज्यादा आसान रहेगा, मतलब उसमें कैपेसिटर आपका जल्दी चार्ज होगा। और जिसमें टाइम कांस्टेंट 5 मिली सेकेंड है वो आपका थोड़ा धीरे चार्ज होगा, मतलब उस सर्किट में जो कैपेसिटर है वो थोड़ा धीरे चार्ज होगा, ठीक है। मतलब टाइम कांस्टेंट बेसिकली आपको क्या बताता है, टाइम कांस्टेंट किसी भी आरसी सर्किट का आपको बताता है कि कैपेसिटर कितना जल्दी या कितना धीरे चार्ज हो रहा है। जितना बड़ा टाइम कांस्टेंट, समझ रहे हो, जितना बड़ा टाइम कांस्टेंट किसी भी आरसी सर्किट का, मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने में उतना ज्यादा टाइम लग रहा है, और जितना कम टाइम कांस्टेंट तो कैपेसिटर को चार्ज होने में उतना कम टाइम आपका लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला बताता हूं जो मैंने बताया था 63%। तो आप कैलकुलेटर लेके बैठना और चेक करना कि जब आप टाइम कांस्टेंट टाइम को 1 टाउ के इक्वल डालते हैं, ठीक है, तब आपका चार्ज कितना आता है, दैट इज CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी को आपने डाल दिया 1 टाउ अपॉन RC, वो भी कितना है आपका टाउ, टाउ से टाउ गायब, टाउ इज बेसिकली RC, ठीक है। तो Q इज CV 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, दैट इज CV
E माइनस 1/E एलसीएम लेके, और E की वैल्यू सबको पता है 2.718, केमिस्ट्री में बहुत यूज हुआ होगा। सो Q बेसिकली आपका हो जाएगा 1.718 अपॉन 2.718 इंटू CV। ठीक है, ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है आपका 63%, मतलब 0.63। एक बार कैलकुलेटर से चेक करना। तो बेसिकली ये जो टाइम है ये आपका एक टाइम कांस्टेंट है विच इज RC। ठीक, और 99 आपका लगभग आता है 5 RC के आसपास। मतलब जब टाइम को आप 5 RC डालोगे तो e⁻⁻5 हो जाएगा। चेक करना एक बार कैलकुलेटर से, उसका कोई यूज नहीं है, याद भी नहीं करना है वो, समझ रहे हो। अब आपको SCV में क्वेश्चंस मिलेंगे, R और C की वैल्यू दे देगा, बोलेगा बताओ 63% होने में कितना चार्ज लगा, 90 होने में कितना लगा। एक्चुअल में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, शायद 58 तक आपके करंट के क्वेश्चन थे, 58 से आगे आपके पूरे RC सर्किट के क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब 30 के करीब क्वेश्चन, तो वो सारे के सारे इसी के ऊपर है। उसमें आपसे क्या पूछेगा, 60% बताओ कब हुआ, तो आपको Q की इक्वेशन पता है, Q को डाल दो 60% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। 80% बताओ कब हुआ, 90 बताओ कब हुआ। अब वो निकलवा के वो क्या आपको एहसास करवाना चाहता है वो समझो। वो निकलवा के आपको एक एहसास करवाना चाहता है कि 60% होने में बहुत कम टाइम लगता है, मिली सेकेंड्स, 90 होने में भी इवन मिली सेकेंड्स लगता है, पर जब आप 99.9% निकालेंगे तब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो ये बताना चाहता है कि 0 से 99 99 तक तो ठीक है, बहुत जल्दी चार्ज होता है, पर 99 से 100 होने में उसकी हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो। तो वो कैलकुलेशंस करवा करवा के आपको यही बताना चाहता है कि जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की वो इनिशियली तो बहुत तेज होती है, 0 से 99 तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, पर 99 से 100 कभी हो ही नहीं पाता, समझ रहे हो। तो उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे HCV में, कैलकुलेशंस बहुत सारी होंगी, क्वेश्चन इसी के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर, बताओ चार्ज मैक्सिमम का 80% कब हुआ, तो Q को 0.8 CV डाल दो। ठीक है, कर लोगे वो सब सॉल्व। तो बाकी इसके बाद आगे मंडे को करते हैं, ठीक है। अब सैटरडे संडे 2 दिन क्लास नहीं होगी, मंडे को करते हैं इसके बाद, और मंडे को RC सर्किट के क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़ा और थियरी पढ़ेंगे इसमें। अभी तो हमने Q का वेरिएशन पढ़ा, अभी करंट का भी पढ़ेंगे। करंट डिक्रीज करता है ना, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में, कैपेसिटर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, वो भी टाइम के साथ वेरी करता है आपका, ठीक है। तो थियरी पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल तक। पर नीट वालों को आज जो पढ़ा हमने आधा घंटा वो पूरा का पूरा करना है, उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा नीट वालों के लिए, ठीक है। और उससे मुश्किल भी नहीं आएगा, सीधे सीधे सवाल पूछता है, चार्ज बताओ कितने टाइम पे कितना। तो टाउ क्या होता है वो समझो, RC की यूनिट क्या होती है वो समझो, टाउ का सिग्निफिकेंस क्या है वो डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी मैं बताऊंगा वापस से, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।